What's going on? What's going on, you guys? What's going on? क्या हाल चाल? Welcome back. So what are we doing today? So the thing we are doing today is biology. काफ़ी दिनों से हमने biology नहीं करी है एंड काफ़ी दिनों से इनफैक्ट मेरे चैनल पे वीडियो ही नहीं आई है. आज दो वीडियो आ जानी चाहिए. हाँ, 2 वीडियो आ जाएंगे होपफुली. और बताओ, सब बढ़िया? गिव मी सम अपडेट और समथिंग. समवन टॉक टू मी, गिव मी सम अपडेट और समथिंग. बताओ भाई. सो वीडियो नहीं आ रही है बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉलेज. वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं. आज कर लेते हैं काफ़ी दिनों बाद. आई माइट पॉज दिस एट सम पॉइंट क्योंकि आई एम नॉट दैट. चलो छोड़ो. जो रेड फ्लैग वाले अगर कोई नया है कोई, तो मैं पहले बता दूं कि ये हम लोग कर रहे हैं फ्लैश कार्ड्स. इसमें हम ये एक फ्लैश कार्ड है, मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो यहाँ का आंसर आ जाएगा. रेड फ्लैग्स वाले क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ या तो हमें आता नहीं है या तो उन खुद क्वेश्चंस में दिक्कत होती है. आता नहीं है मतलब वो हमने टॉपिक या तो पढ़े नहीं होते और वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इस डेक में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आओ. In plants like dash and dash, a slender lateral branch rises from the base of the main axis and after कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे ये उसका मेन है, यहाँ से मतलब बेस के आसपास से स्टेम से एक निकलेगी ब्रांच निकलेगी जो थोड़ी बहुत हवा में होती है और फिर चली जाती है ज़मीन पे और वहाँ एक रोजेट बना लेती है. मतलब रोजेट होता है एक गुच्छा टाइप का, मतलब गुच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, झुंड टाइप का हो जाता है, भसड़ मच जाती है. ठीक है, ये मेरे हिसाब से ग्रासेस और नहीं, शायद मिंट और जैस्मिन में होता है. मिंट और जैस्मिन में होता है. ठीक है, अ लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बेयरिंग अ रोजेट. आप रोजेट सर्च कर लो, मैं सर्च नहीं कर सकता क्योंकि फॉर सम रीज़न आई डोंट मतलब मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो फॉर सम रीज़न मेरी लोकेशन आ जाती है. अगर कोई मुझे बताए उसे कैसे हटा सकता हूँ मैं तो अच्छा लगेगा मेरे को भी. रोजेट ऑफ लीव्स एंड डैश इज़ फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड एशोर्निया. एक तो आपको रोजेट मिलेगा और दूसरा आपको क्या बोलते हैं उसको, एक तो रोजेट बोल जाते हैं. हाँ ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरी भी एक चीज़ होती है, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर दूसरी क्या चीज़ होती है बट कुछ तो होता है. वो रोजेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ, हाँ टफ्ट ऑफ रूट. टफ्ट क्या होता है, जैसे आपने अगर वूल देखा है, वूल जो सर्दियों में काम आता है, ऊन जैसे हिंदी में बोलता है, उसको अगर छोड़ दो मतलब थोड़ा अगर उछल जाए, वो उलझ जाए तो ऐसे नहीं हो जाता, तो उसे को कहते हैं टफ्ट. मैं यहाँ मिंट और जैस्मिन आना चाहिए, मिंट और जैस्मिन एंड टफ्ट ऑफ रूट्स. चलो, क्योंकि हम लोगों का सही था इसलिए हम लोग इसको गुड कर देते हैं. ठीक है, बड़े आ गया. चलो, स्टेमन जो होता है वो हो सकता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्टेमन क्या होता है. स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, कई बार क्या होता है ना, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है चिपक के आ जाए. ठीक है, हो सकता है चिपक के आ जाए. ठीक है, व्हेन स्टेमन आर अटैच टू द पेटल्स, हो सकता है पेटल के साथ चिपका हो. मतलब स्टेमन जो हो सकता है आपके पेटल के साथ चिपका हो. आपको स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल तो पता ही है जो कलरफुल पार्ट सा होता है, जरूरी नहीं कलरफुल हो बट ठीक है. दे आर एपीपेटलस एज इन ब्रिंजल. ब्रिंजल में मेरे हिसाब से ऐसा होता है. और डैश व्हेन अटैच टू द पेरियांथ. पेरियांथ क्या होता है, पेरियांथ, अच्छा मैं पहले बता दूं, अगर कोई इतनी सारी नई चीज़ें समझ में आ रही है तो ये वीडियो आई वुडेंट सजेस्ट कि उस आदमी के लिए जो जिसने पढ़ाई ना हो, कुछ भी ना पढ़ा हो बायो में. पहली बात तो ना, ये अगर आपको लग रहा है मॉर्फोलॉजी का है तो ये मॉर्फोलॉजी का नहीं है. इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर आने वाले हैं. ये मेनली रिविजन और टाइम पास के लिए वीडियो है. अगर आपको मतलब बैठना है, कुछ नए क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो ठीक है आओ, वरना आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई नया आदमी है या कोई बहुत ही एडवांस आदमी है तो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि आपके लिए इतना यूजेबल होगा क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली. बाकी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, गिव इट अ शॉट अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो. बाकी जो लोग एडवांस हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर. मतलब अगर आपको टाइम पास करना है तो मतलब थोड़ा चिल विल मारना है तो ठीक है, चिल विल कर लो, एक वीडियो देख लो. अगर आपको लगता है हाँ यूजेबल है तो ठीक है देखो, वरना आई वुड सजेस्ट कि हाँ कुछ जेन्युइनली लेजिट कुछ अच्छा सा कर लो, यहाँ टाइम बर्बाद मत करो. दे आर एपीपेटलस एज इन, हाँ ब्रिंजल. और डैश व्हेन अटैच टू एपीफिलस बोलते हैं उन्हें, जब आपका जब आप किससे अटैच होता है. हाँ, कई बार क्या होता है ना, आपका पेटल और सेपल एक साथ प्रेजेंट होता है. पेटल और सेपल एक दूसरे से अटैच होता है, पेटल प्लस सेपल, तो उसको ना उस चीज़ को ओवरऑल पेरियांथ बोलते हैं. मतलब उस राउंड को ओवरऑल पेरियांथ बोलता है. उस वोल को, वोल मतलब होता है गुच्छा, गोल गुच्छा, गुस्सा वाला नहीं, गुच्छा वाला जेन्युइन, जो गुच्छा नहीं होता, अरे बच्चे वाला गुच्छा नहीं. खैर, स्टेमन हो सकता है एक साथ प्रेजेंट हो, यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल. हो सकता है स्टेमन चिपक के रहे हो, जैसे मैं यहाँ बता रहा था. हो सकता है स्टेमन भाई बिल्कुल चिपके हो.
तो मोनोडेल्फस बोलते हैं। मोनोडेल्फस का एग्जांपल होता है सिट्रस, ठीक है, ब्रिंजल, एपिफिलस। ओहो चाइना रोज़ा। चलो एक गलती थी तो मैं हार्ड कर देता हूँ मैं, क्योंकि 66% तो सही थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं गाइस। नथिंग टू सी हेयर। काफ़ी दिनों बात कर रहा हूँ, पता है आपको, मैं बायोलॉजी काफ़ी दिनों बात कर रहा हूँ। एक फ्लावर अगर डिवाइड होता है 2 इक्वल रेडियल हाफ में, पहले तो आपको रेडियल और बाइलैटरल में फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे आप स्फीयर है, आपने स्फीयर लिया, उसको कैसे भी काट दो, ठीक है, किसी भी प्लेन से काट दो, मतलब ऐसे काट दो, सेंटर से अगर लाइन जा रही है तो वो सिमेट्रिकल है। बाकी मान लो कोई और शेप है, मान लो हेक्सागन है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से काट सकते हो, तभी सिमेट्रिकल होगा। यहाँ से काटोगे, ये सेंटर के थ्रू तो जा रहा है बट ये सिमेट्रिकल है, ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है नहीं है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट इज़ सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल मस्टर्ड धतूरा इन चिली, आई गेस। अरे मस्टर्ड धतूरा इन चिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमीनो एसिड पेयर कंटेनिंग एल्कोहलिक ग्रुप जिनमें अमीनो एसिड हैं। टायरोसिन, अरे यार आई डोंट इवन रिमेंबर यार। वैसे इसका नाम थ्रियोनाइन और सेरीन है। सेरीन याद है मेरे को, सेरीन शायद होता है CH2OH। नहीं सॉरी, नहीं सेरीन नहीं हो सकता फिर, आई डोंट नो यार, मेरे को याद नहीं सही बताऊँ तो। आई गेस आई विल गो विद बी। थ्रियोनाइन में तो होता है NH2 ग्रुप होता है, अमीनो एसिड होता है, और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, सॉरी, और फिनाइल एलेनिन में तो होता ही होता है। अच्छा थ्रियोनाइन है, कैसे भूल सकता है यार तू, सॉरी। एक सेकंड यार रुको, एक सेकंड रुको, आई विल बी बैक। स्लीप नॉक्ड इन टू मी, तो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। ऑल्दो स्टिल आज इतनी पढ़ाई हुई नहीं, आज इतना प्रोडक्टिव रहा नहीं जितना मैं सोच के बैठा हुआ था, बट चलो अब जो है सो है। चलो 309 याद कर लेते हैं। वैसे तो मुझे याद हो जाना चाहिए था, बहुत बार कर चुका हूँ इस पॉइंट पे, बट कोई बात नहीं। आ जाओ। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हमारा ये टॉपिक है एस्टाइवेशन पर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एस्टाइवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ओवरलैपिंग मतलब है कि देखो एक सेपल ऐसा, वो अपने बगल वाले सेपल को ओवरलैप कर रहा है, देखो कर रहा है, और मान लो ये भी ओवरलैप हो रहा है इससे, और मान लो ये एक दोनों को ओवरलैप कर रहा है। अब देखो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है। मान लो देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ये एक पेटल था, ये सेपल जो भी लेना, मैं पेटल बोल रहा हूँ, ये एक पेटल था, इसने इसको ओवरलैप कर रखा है, और ये दोनों से ही ये वाला पेटल, ये पर्टिकुलर पेटल यहाँ भी ओवरलैप है, यहाँ भी ओवरलैप है, और इसने भी दोनों लोगों को ओवरलैप कर रखा है। यहाँ एक जगह ओवरलैप कर रहा है, ये एक जगह ओवरलैप हो रहा है। देखो कोई पैटर्न ही नहीं है, ऐसे रैंडमली है। इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट, इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल ही तो याद नहीं होते कहीं मेरे को। रोज और लोटस थे शायद इसका, रोज और लोटस, कासिया एंड गुलमोहर, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्योंकि इसमें हम लोगों का बस 33.33% ही सही था, इसमें से 3 ऑप्शन में से एक ही सही था, तो इसे रिपीट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 309 देखो अभी किया था मैंने। एस्पार्टिक एसिड याद है, शायद मुझे ग्लूटामीन और एस्पार्जिन भी याद है। जरूर अभी कोशिश करता हूँ मैं। है क्या भाई ये सब, ये तो बताओ। ये सारे के सारे अमीनो एसिड, ठीक। मैं लिखता एस्पार्टिक एसिड, पहले तो हमें पता होना चाहिए। एक मैं चीज़ बोलूँगा ना, पूरे वीडियो में रिपीट करूँगा। बैकबोन होती है अमीनो एसिड की, वो दिखती है ऐसे, और हर अमीनो एसिड की बैकबोन सेम ही होती है। अमीनो एसिड्स की बैकबोन अलग अलग नहीं होने वाली, जहाँ देखोगे वहाँ सेम ही मिलेगी। और यहाँ पे मतलब एक जगह NH2 होता है, एक होल्ड अप, यहाँ NH2 लिख लो, एंड यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। हाँ, और ऐसे लिखना, इसी पैटर्न में लिखना, लेफ्ट हैंड साइड NH2, राइट हैंड साइड COOH। और अब यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ ऐड करूँगा तो अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे हमारे, ठीक है। ओके फाइन। अब क्या,
अब एस्पार्टिक एसिड में ये जो चीज़ होती है, खाली जो चीज़ होती है, इस ए ग्रुप को मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ। एस्पार्टिक एसिड में ए हो जाता है अपना CH2COOH, ठीक। बी यानी कि ग्लूटामीन हो जाता है मेरे हिसाब से CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्लूटामीन एसिड हो गया। सॉरी, बस ग्लूटामीन है। एस्पार्जीन, उसके नीचे एस्पार्जीन था ऑप्शन में, तो वो है सिंपली CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 डी क्या हो गया? डी हो गया अपना 309 हमने अभी अभी किया था, CHOH CH3। ओके बॉयज, ओके मूविंग ऑन। श्रेष्ठ CO NH2। ओके, गिव अ पैट ऑन योर बैक, चूँकि पहली बार ये क्वेश्चन सही हुआ है मेरे से ऑनेस्टली। चलो भाई, तो इसे 9 डेज़ के बाद करेंगे अब हम। गुड गाइस, अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एक और मौका दे रहा हूँ, फिर से करो, याद कर लो। पता है, आंखें बंद करके याद कर लिया करो, ठीक है? एक बार ही देखो, आंखें बंद कर लो, एक बारी में 2 याद करने की कोशिश किया करो। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ज़्यादातर प्लांट बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं क्या पॉलिनेशन के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर प्लांट बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट क्या होगा? पहली बात तो आपको पॉलिनेशन पता होना चाहिए। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है आप हवा में अपने पोलन ग्रेन फैला रहे हो, उसे कहते हैं आसान भाषा में पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? मतलब हवा में ज़रूरी नहीं है, हवा में एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुँचा रहे हो, उसे वो पॉलिनेशन आपकी। तो एक साइड से आप एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई जी, आप इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवा रहे हो, और एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई कि आप एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई आप इसके थ्रू करवाते हो, हवा वगैरह के थ्रू। हाँ तो ठीक है, ज़्यादातर आप इंसेक्ट वगैरह के थ्रू ही करवाते होगे, आई डोंट नो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, मैं तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, बट मुझे पता है आंसर अलग है, ये नहीं आंसर। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देखो, अगर आप चाह रहे हो ना कि इंसेक्ट आपका काम करे, इंसेक्ट पॉलिनेट कर दे, तो आपको कुछ इंसेक्ट को देना होगा। यूजुअली वो नेक्टर होता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करना होता है, तो आप कलरफुल होना चाहिए। ग्रास कलरफुल नहीं होती है, तो ग्रास अट्रैक्ट नहीं करने वाली इंसेक्ट्स वगैरह को, तो ग्रास डिपेंड होती ही नहीं है इंसेक्ट्स वगैरह पे, वो होती है विंड पे। तो आंसर 2 है, 2 गलत है आंसर। बाकी ये सही है और ये भी सही है। ये फिर कर लो अगर आपको चाहते हो तो, अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे वैसे, पॉज करके देख लो, पढ़ना है तो, ये वाला नीचे पढ़ना है तो। हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हो गया? हाइपो मतलब बड़ा, गाइनस मतलब आपकी ओवरी होती है। तो जब आपकी ओवरी या आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे हम गाइनोशियम कहते हैं, इफ़ इट इज़ स्टैंडिंग टॉलर देन अदर, जैसे एंड्रोशियम वगैरह, कोरोला, कैलिक्स वगैरह सबसे ऊपर हो लेवल के टर्म्स में, तो आप उसे कहोगे वो हाइपोगाइनस है, ठीक है। अब द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है। इसके एग्जांपल हैं, आई गेस इसके एग्जांपल हैं मस्टर्ड चाइना रोज़ एंड सनफ्लावर। है क्या एग्जांपल? आई डोंट नो। मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल, ठीक है ओके। इसका डायग्राम होना चाहिए था, बट डायग्राम दे नहीं रखा, बट ठीक है। अगर आप हाइपोगाइनस सर्च करोगे, 30 सेकंड का काम है, सर्च कर लेना भाई, तू ये सर्च कर ले। मैं चाहता नहीं हूँ अपना क्रोम खोलना, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। चलो हार्ड कर दें इसे। सेरीन, सिस्टीन। सेरीन थोड़ी देर पहले ही आया था। सेरीन भी होता है आपका A एंड CH2OH। सिस्टीन होता है CH2SH, B लिख लेते हैं ऐसे। C हो गया अपना मेथियोनिन। अरे यार, मैं कभी नहीं याद कर पाता मैं। CH2, आई डोंट रिमेंबर मेथियोनिन क्या होता है। फिनाइल एनिलीन याद है मेरे को भले। फिनाइल एनिलीन होता है
अमीनो ग्रुप जोड़ा रहता है C6H5 और उसके साथ जुड़ा होता है लास्ट में NH2 पैरा पोजिशन पर। ओ सॉरी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। CH2 S CH3 50% सही था, बट स्टिल 50% कोई बात नहीं होती। 50% इज़ नॉट अ गुड नंबर, तो मैं इसे हार्ड कर देता हूँ। देखो हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मुझे, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, मेरे को लगता था। हिस्टोन प्रोटीन बनता है जी, ज़रा एक सेकंड रुको, ज़रा भी आता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अगर ड्यूरिंग, हिस्टोन प्रोटीन कब होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है? चलो जी, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछोगे तो हिस्टोन प्रोटीन पहली बात तो आता कहाँ है, पहली बात तो ये सोचो। हिस्टोन प्रोटीन आएगा आपका डीएनए के अंदर। याद है क्या आपको हिस्टोन ऑक्टामर बनता है? हिस्टोन ऑक्टामर याद है क्या? एक बड़ी सी बॉल टाइप की होती है ना, इसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है। इसके अराउंड आपका डीएनए रैप्ड अप होता है। इसके अराउंड आपका डीएनए रैप्ड अप होता है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं इस इन्फॉर्मेशन का, तो याद करो डीएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है यार? डीएनए सिंथेसाइज एस फेज में होता है। हाँ गुड, तो एस फेज में ये भी होता होगा, एस फेज सी। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। चलो भाई सही है, करना किसी को फिर से अटैम्प्ट। अरे मैं जहाँ जब टाइमर ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरे को वापस पिछले क्वेश्चन में जाना पड़ता है, नहीं तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। लास्ट में लिखा आ जाएगा जी आपने तो 10 क्वेश्चन किए हैं, 1 घंटा हो गया, सॉरी आपने 10 क्वेश्चन किए हैं। तो मेथियोनिन होता है CH2 S CH3 है। हाँ ठीक है, ये होता है CH2 C6H5। अच्छा हो, हाँ देखो ये वीडियो एक्सट्रैक्ट हो गई होगी अभी तक, तो आज 2 वीडियो आ रही है भाई। आई एम प्रीटी एक्साइटेड, बट पता है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। आई सही कि हाँ ठीक है भाई, कहने की बात होती है कि हाँ ठीक है, अपना वो अपनी मोटिवेशन किसी और चीज़ के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, बट होता है ना, बुरा तो लगता ही है अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो। मुझे तो लगता है, आई ऑनेस्टली मुझे बुरा लगता है। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका सेपल वगैरह पेटल वो इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रिकेट बोलते हैं। और उसमें क्या क्या दिक्कत होती है? उसमें दिक्कत होवे है, 2 दिक्कतें होती हैं उसमें। क्या क्या दिक्कत होती हैं उनमें? क्या क्या दिक्कत, हाँ सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चलने लगा था, अब आई अपोलोजाइज। एज एन डैश एंड डैश, एज एन डैश एंड डैश, एज एन डैश एंड डैश, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसियन गुलमोहर, वो उसको कहते हैं ऐसी एस्टाइवेशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट। हाँ थोड़ा आने दो मेरे को वापस अपने फॉर्म में। 309 और सेराइन में
आप अमीनो एसिड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है। 309 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका बैकबोन और ये आपका CH2 और फिर ये आपका नहीं सॉरी CH होता है, यहाँ OH होता है और एक जगह CH3 होता है। और सेरीन क्या होता है, सेरीन होता है CH2SH, हाँ नहीं सॉरी CH2OH होता है। सिस्टीन होता है CH2SH, हाँ आ रहे हैं भाई धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं भाई यार। यहाँ तो CHNH2, मैं क्या बोला था, अमीनो बैकबोन लेके चल रहा हूँ मैं और वो बार बार यूज़ करूँगा मैं, पूरा का पूरा वापस थोड़ी बनाऊँगा यार, कितनी बार बना पाऊँगा मैं एक ही चीज़ को। हिस्टोन प्रोसेस होता है एस फेज़ में, ठीक है ये तो हमने कर ही लिया था। ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, लूसिन बनाओ। ग्लाइसिन में आप ये सारे के सारे भी अमीनो एसिड ही हैं। ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में एक खास बात है, बताओ क्या है, मैं आपको समय देता हूँ। ग्लाइसिन में एक खास बात है, बताओ क्या, जो कि और किसी भी अमीनो एसिड में नहीं है। याद आया कुछ, मतलब ये याद वाली बात है, मतलब अगर कोई लॉजिकली निकालने बैठे पहले तो ग्लाइसिन पूरा बना लो, या वैसे लॉजिकली डिराइव करना तो मुश्किल ही है, बट कर सकते हो तो करो। ये शायद वेलिन है, वेलिन और आइसोल्यूसिन मुझे कभी याद नहीं हुआ, झूठ क्यों बोलना भाई, मुझे कभी याद नहीं होता ये सब। सॉरी मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 होना चाहिए अगर होगा भी तो। वेलिन और लूसिन का मैं आइसोल्यूसिन का लूसिन का श्योर नहीं हूँ, बाकी दोनों का श्योर हूँ मैं। CH CH3 ये सही है। CH फिर CH3 CH3 फिर CH2 CH CH3 CH2 CH, हाँ ठीक है, क्या बात है भाई, सब कुछ सही है, ठीक है बढ़िया। ग्लाइसिन में ये खास बात है कि ग्लाइसिन ही सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखो उसमें 2 हाइड्रोजन है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है भाई यार। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव उन्हें कहा जाता है, डेफिनेशन मत छोड़ो बस उन्हें कहा जाता है जिनके चारों के चारों बॉन्ड पेयर जो होंगे, बॉन्ड पेयर चारों के चारों जो वैलेंसीज भर रखे होंगे वो अलग अलग चीज़ों से भर रखे होंगे कार्बन में, ठीक। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन डैश डैश एंड डैश, इट इज़ कॉल्ड डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अब ओवरलैपिंग तो हो रही है अपेंडेज से इनका मतलब पेटल है, सेपल या पेटल, ओवरलैप तो हो रही है और अच्छे से ओवरलैप हो रही है। जैसे कि एक ऐसा बना दिया और ये ओवरलैप करेगा इसे और ये ओवरलैप करेगा इसे, एक पर्टिकुलर पैटर्न है और ये ओवरलैप करेगा इसे, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है ना। देखो ये चीज़ पहला जो द फर्स्ट वन इज गेटिंग इज ओवरलैपिंग द सेकेंड वन, और सेकेंड वन ओवरलैप कर रही है थर्ड को और थर्ड कर रही है फोर्थ को। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इससे क्या पता चलता है कि भूल गया, इससे क्या पता चलता है, मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा। इससे क्या पता चलता है कि एक सेकेंड यार, मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉलो हो रही है, 1 2 3 उसके बाद 4। अब इसके एग्जांपल पूछे हैं बस यहाँ पे, लेडी फिंगर, सनफ्लावर, ऊपर वाले क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट, ऐसे ऐसे बोलते क्या है, इसे ट्विस्टेड बोलते हैं। सॉरी उसमें क्या था मैं भूल गया यार। लेडी फिंगर है, कॉटन मे बी, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ट्विस्टेड बोलते हैं। मैंने ट्विस्टेड बोला था क्या, आई गेस मैंने ट्विस्टेड बोला था। अब क्योंकि मुश्किल था तो मैं इसे हार्ड कर देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड पेयर ऑफ पाइसम सतीवम। देखो प्रिंसिपल, ये नया क्वेश्चन है पता, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको याद है ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स मिलाई थी, ठीक। अब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो कर दिया उन्होंने, 7 ट्रेट लिए थे पढ़ने के लिए। अब क्या एक्सपेरिमेंट था, अगर नहीं भी याद आपको, बस इतना तो याद होगा कि एक्सपेरिमेंट ले रहे हो तो कुछ ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व क्या करोगे भैया, ट्रेट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ याद करने वाली है। अभी तक सब कुछ लॉजिकली डिराइव हो सकता था, मतलब लॉजिकली नहीं, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए था। ट्रेट,
अब उस ट्रेट में डोमिनेंट और रिसेसिव दो एलील थे दो टाइप के होते हैं। एक्सियल टर्मिनल, क्या एक्सियल डोमिनेंट होता है और टर्मिनल वो होता है फ्लावर पोजीशन, मतलब एक टहनी पे अगर यहाँ पर है तो एक्सियल, मतलब स्टेम मान लो, स्टेम के पास है तो एक्सियल, बिल्कुल अंत में है तो टर्मिनल। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। एक्सियल जो होता है आपका डोमिनेंट होता है और टर्मिनल आपका रिसेसिव होता है। टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है। येलो पॉड कलर, येलो पॉड कलर क्या डोमिनेंट होता है? हाँ मेरे हिसाब से हाँ, येलो पॉड कलर। पॉड और सीड कलर ना दोनों अपोजिट होता है, तो अगर येलो डोमिनेंट है तो आपका उस सीड में ग्रीन डोमिनेंट होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे, चलिए ये बताता हूँ। राउंड विंकल, हाँ ठीक है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नीचे वाले सारे सही है। यहाँ पे आओगे अगर आप तो आप देखोगे येलो, नहीं एक सेकंड रुको, हाँ नहीं ये सही है, ये सही है, सॉरी। येलो आपका जो सीड से मतलब जो आप पीस खाते हो वो येलो डोमिनेंट है। भाई नहीं यार, मैंने तो ज़्यादातर वही देखी है, ग्रीन देखी है, नहीं ग्रीन देखिए उससे मतलब नहीं है, ग्रीन खाते हो भले आप। येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन सीड कलर उसका, और ग्रीन उसका रिसेसिव होता है। यहाँ पे उल्टा होगा, ग्रीन यहाँ पे पॉड कलर ग्रीन ज़्यादा देखा जाएगा और येलो कम देखा जाएगा। बी आंसर, बी गलत है, ठीक है तो आंसर बी है। मतलब हमें गलत ही ढूंढना था, क्योंकि आई होप आपको समझ में आया हो क्या हुआ अभी। आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इसमें से मुझे ग्लूटामिक एसिड याद है ना, आइसोल्यूसिन याद है, आर्जिनिन भी नहीं, और ग्लूटामिक एसिड था ऐसे CH2 COOH। CH2 COOH, ग्लूटामिक एसिड, आइसोल्यूसिन। यार लाइसोलेसिन भूल ही गया यार मैं, एक अमीनो ग्रुप आपका, एक अमीनो ग्रुप आपका, फिर मैं भूल गया, आई डोंट नो। CH3 CH2 CH3 3 टाइम्स CH2 NH NH2। चलो अब ये क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं था, इसे मैं अगेन कर देता हूँ। अब अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं तो ये 5वीं बार कर रहा हूँ मैं ये सेम क्वेश्चन, लेकिन चलो अच्छा है, पिछले के कुछ याद थे मेरे को। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज, एनाफेज याद करो कहाँ था, अगर आपको याद है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। ये सब कहाँ आते हैं? ये सब मायोसिस 1 में आते हैं, मायोसिस 1 में आते हैं ये। एनाफेज आता तो खैर माइटोसिस में भी है, माइटोसिस में भी आता है, रुको माइटोसिस में भी आता है, माइटोसिस मायोसिस दोनों में आता है। बेसिकली एनाफेज में क्या होता है ना, आपके क्रोमोसोम ऐसे खींच रहे होते हैं, ऐसे इस साइड को आपके क्रोमोसोम खींच रहे होते हैं। कौन खींचता है? स्पिंडल फाइबर के थ्रू काइनेटो, मतलब कौन खींचता है? सही बात है, खींचता है बस, कोई ना कोई तो खींचता ही है। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन सेंट्रियोल, काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर। हाँ स्पिंडल फाइबर के थ्रू और काइनेटोकोर, ये जो चीज़ है जिससे चिपका है स्पिंडल फाइबर वो है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए आंसर। हाँ देख लो, सिस्टर क्रोमेटिड्स, काइनेटोकोर। अब ये पता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं सिस्टर क्रोमेटिड में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में। विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको आंवला में मिल जाएगा, आपको सिट्रिक फ्रूट्स में तो मिलता ही मिलता है, और कहाँ मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है क्या? आई डोंट थिंक सो। खैर जो भी है, आंवला में मिल जाएगा आपको, सिट्रस फ्रूट और ये सब। ये बताओ, मुझे ये याद है तो जो चीज़ें याद है उनका मैं वो नहीं बनाता। ये बताओ कि रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, बड़ों में क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आंवला, सिट्रस फ्रूट, मैंने बता ही दिया था। ये सब आगे बढ़ता है। चलो, पाल्मिटली कंपाउंड लीफ क्या होती है? पहले बात तो ये समझ लो सिंपल लीफ क्या होती है। सिंपल लीफ होगी, ठीक है, ये देखो सिंपल लीफ। अगर ऐसा है कि मैं इसको डिवाइड एंड रूल कर लूँ, ठीक है, इस लीफ को खचाक 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 फ्रूट निंजा खेल लूँ इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे पीसेस बन जाएंगे इसके। इसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लीफलेट्स। अब ये लीफलेट है, ये हो गई अब कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ से वो कंपाउंड लीफ हो गई। जब ये सारी के अभी तो देखो लाइन से लग रखी है लीफलेट, जब ये सारी की सारी लीफलेट एक जगह ऊपर की साइड होंगी तो इन्हें आप क्या बोलोगे?
अब ये हो जाएगी इसे कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड, ये होता है पिनेटली, ये होता है पाल्मेटली, जैसे आपके पाम के ऊपर, जैसे आपकी पाम डाल दिया आपने सबसे ऊपर, पाल्मेटली कंपाउंड लीव, ठीक है। एट द टिप ऑफ द डैश, ये क्या है, अब ये देखो वो नहीं रहा, ये एक्सियल ब्रांच नहीं रही, अभी एक्चुअली पेटियोल, पेटियोल याद है आपको, सिंपल लीफ में ये पार्ट पेटियोल होता है, तो इसी के ऊपर, मतलब ये मिड रिब होती है ना, यूजुअली मिड रिब कहते हैं, ऐसे मिड रिब नहीं होती है यहाँ पे, मैंने गलती कर दी थी पिछली बार, ये सिर्फ और सिर्फ पेटियोल रहता है, पेटियोल रह जाता है सिर्फ और सिर्फ पेटियोल रह जाता है। एज इन डैश, एज इन किसका एग्जांपल दूं मैं आपको, एज इन डैश मेरे को याद ही नहीं आ रहा कोई, एज इन सिल्क कॉटन। देखो 1.5 मिनट के अंदर पहली बार क्वेश्चन सही किया मैंने, तो आई विल एंजॉय, और मैं इसे 10 दिन बाद करूँगा। चलो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन डैश एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव डैश। दिस रिएक्शन कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। मुझे कुछ दिखाना था आप लोगों को, अच्छा मैं भूल के कहा, मैंने यॉनरो वाली, अच्छा वो तो वीडियो दिखाई दी थी मैंने, आप लोगों को दिखाई थी क्या? नहीं, वो आप लोगों को शायद नहीं दिखाई मैंने, तो दिखा देता हूँ। ओहो, ये नहीं खोलना चाहिए था ना, नहीं आई डोंट थिंक सो, ये नहीं खोलना चाहिए था मुझे। स्लीप नॉक्ड इनटू मी, तो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं, ऑल्दो स्टिल आज इतनी पढ़ाई हुई नहीं, आज इतना प्रोडक्टिव रहा नहीं जितना मैं सोच के बैठा हुआ था, बट चलो अब जो है सो है। चलो 309 याद कर लेते हैं, वैसे तो मुझे याद हो जाना चाहिए था, बहुत बार कर चुका हूँ इस पॉइंट पे, बट कोई बात नहीं। आ जाओ। If the margins of sepal और petal overlap one another but not in particular direction, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हमारा ये टॉपिक है एस्टाइवेशन पर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एस्टाइवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ओवरलैपिंग मतलब है कि देखो एक सेपल ऐसा, वो अपने बगल वाले सेपल को ओवरलैप कर रहा है, देखो कर रहा है, और मान लो ये भी ओवरलैप हो रहा है इससे, और मान लो ये एक दोनों को ओवरलैप कर रहा है। अब देखो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, मान लो देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ये एक पेटल था, ये सेपल जो भी लेना, मैं पेटल बोल रहा हूँ, ये एक पेटल था, इसने इसको ओवरलैप कर रखा है, और ये दोनों से ही ये वाला पेटल, ये पर्टिकुलर पेटल यहाँ भी ओवरलैप है, यहाँ भी ओवरलैप है, और इसने भी दोनों लोगों को ओवरलैप कर रखा है। यहाँ एक जगह ओवरलैप कर रहा है, ये एक जगह ओवरलैप हो रहा है, देखो कोई पैटर्न ही नहीं है, ऐसे रैंडमली है। इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट, इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल ही तो याद नहीं होते कहीं मेरे को, रोज और लोटस थे शायद इसका, रोज और लोटस, कासिया एंड गुलमोहर, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्योंकि इसमें हम लोगों का बस 33.33% ही सही था, इसमें से 3 ऑप्शन में से एक ही सही था, तो इसे रिपीट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 309 देखो अभी किया था मैंने, एस्पार्टिक एसिड याद है, शायद मुझे ग्लूटामीन और एस्पार्जिन भी याद है, रुक जा अभी कोशिश करता हूँ मैं, है क्या भाई ये सब, ये तो बताओ। ये सारे के सारे अमीनो एसिड, ठीक, मैं लिखता एस्पार्टिक एसिड, पहले तो हमें पता होना चाहिए, एक मैं चीज़ बोलूँगा ना पूरे वीडियो में रिपीट करूँगा, बैकबोन होती है अमीनो एसिड की, वो दिखती है ऐसे, और हर अमीनो एसिड की बैकबोन सेम ही होती है। अमीनो एसिड्स की बैकबोन अलग अलग नहीं होने वाली, जहाँ देखोगे वहाँ सेम ही मिलेगी। और यहाँ पे मतलब एक जगह NH2 होता है, होल्ड अप, यहाँ NH2 लिख लो, एंड यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, हाँ, और ऐसे लिखना, इसी पैटर्न में लिखना, लेफ्ट हैंड साइड NH2, राइट हैंड साइड COOH। और अब यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ ऐड करूँगा तो अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे हमारे, ठीक है, ओके फाइन। अब क्या, अब एस्पार्टिक एसिड में ये जो चीज़ होती है, खाली जो चीज़ होती है, इस A ग्रुप को मैं यहाँ A लिख रहा हूँ, एस्पार्टिक एसिड में A हो जाता है अपना CH2COOH, ठीक।
बी यानी कि ग्लूटामीन, ग्लूटामीन हो जाता है मेरे हिसाब से। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्लूटामीन एसिड हो गया। सॉरी बस ग्लूटामीन, ग्लूटामीन है। एस्पार्जीन, उसके नीचे एस्पार्जीन था ऑप्शन में, तो वो है सिंपली CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 CD। डी क्या हो गया? डी हो गया अपना 309, 309 हमने अभी अभी किया था। CHOH CH3। ओके ओके बॉयज, ओके मूविंग ऑन। श्रेष्ठ CO NH2। ओके, गिव अ पैट ऑन योर बैक, चूँकि पहली बार ये क्वेश्चन सही हुआ है मेरे से ऑनेस्टली। चलो भाई, तो इसे 9 डेज़ के बाद करेंगे अब हम। गुड गुड गाइस, अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एक और मौका दे रहा हूँ, फिर से करो, याद कर लो। पता है, आंखें बंद करके याद कर लिया करो, ठीक है? एक बारी देखो, आंखें बंद कर लो, एक बारी में 2 याद करने की कोशिश किया करो। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ज़्यादातर प्लांट बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं क्या पॉलिनेशन के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर प्लांट बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट क्या होगा? पहली बात तो आपको पॉलिनेशन पता होना चाहिए। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है आप हवा में अपने पोलन ग्रेन फैला रहे हो, उसे कहते हैं आसान भाषा में पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? मतलब हवा में ज़रूरी नहीं है, हवा में एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुँचा रहे हो, उसे हो गई पॉलिनेशन आपकी। तो एक साइड से आप एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई जी, आप इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवा रहे हो, और एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई कि आप एक टाइप की आपकी पॉलिनेशन हो गई आप इसके थ्रू करवाते हो, हवा वगैरह के थ्रू। हाँ तो ठीक है, ज़्यादातर आप इंसेक्ट वगैरह के थ्रू ही करवाते होगे, आई डोंट नो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, मैं तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, बट मुझे पता है आंसर अलग है, ये नहीं आंसर। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देखो, अगर आप चाह रहे हो ना कि इंसेक्ट आपका काम करे, इंसेक्ट पॉलिनेट कर दे, तो आपको कुछ इंसेक्ट को देना होगा। यूजुअली वो नेक्टर होता है, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करना होता है, तो आप कलरफुल होना चाहिए। ग्रास कलरफुल नहीं होती है, तो ग्रास अट्रैक्ट नहीं करने वाली इंसेक्ट्स वगैरह को, तो ग्रास डिपेंड होती ही नहीं है इंसेक्ट्स वगैरह पे, वो होती है विंड पे। तो आंसर 2 है, 2 गलत है आंसर। बाकी ये सही है और ये भी सही है। ये फिर कर लो अगर आपको चाहते हो तो, अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे वैसे, पॉज करके देख लो, पढ़ना है तो, ये वाला नीचे पढ़ना है तो। हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हो गया? हाइपो मतलब बड़ा, गाइनस मतलब आपकी ओवरी होती है। तो जब आपकी ओवरी या आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे हम गाइनोशियम कहते हैं, इफ़ इट इज़ स्टैंडिंग टॉलर देन अदर, जैसे एंड्रोशियम वगैरह, कोरोला, कैलिक्स वगैरह सबसे ऊपर हो लेवल के टर्म्स में, तो आप उसे कहोगे वो हाइपोगाइनस है, ठीक है। अब द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है। इसके एग्जांपल हैं, आई गेस इसके एग्जांपल हैं मस्टर्ड चाइना रोज़ एंड सनफ्लावर, है क्या एग्जांपल? आई डोंट नो। मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल, ठीक है ओके। इसका डायग्राम होना चाहिए था, बट डायग्राम दे नहीं रखा, बट ठीक है। अगर आप हाइपोगाइनस सर्च करोगे, 30 सेकंड का काम है, सर्च कर लेना भाई, तू ये सर्च कर ले। मैं चाहता नहीं हूँ अपना क्रोम खोलना, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। चलो हार्ड कर दें इसे। सेरीन, सिस्टीन। सेरीन थोड़ी देर पहले ही आया था। सेरीन भी होता है आपका A एंड CH2OH। सिस्टीन होता है CH2SH, B लिख लेते हैं ऐसे। C हो गया अपना मेथियोनिन। अरे यार, मैं कभी नहीं याद कर पाता मैं। CH2, आई डोंट रिमेंबर मेथियोनिन क्या होता है। फिनाइल एनिलीन याद है मेरे को भले। फिनाइल एनिलीन होता है, अमीनो ग्रुप जोड़ा रहता है C6H5, और उसके साथ जुड़ा होता है लास्ट में NH2 पैरा पोजिशन पर। ओ सॉरी, ये तो बिल्कुल ही गलत था। CH2, CH2S, CH3।
50% सही था, बट स्टिल 50% कोई बात नहीं होती. 50% इज़ नॉट अ गुड नंबर, तो मैं इसे हार्ड कर देता हूँ. देखो, हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मुझे, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, मेरे को लगता था. हिस्टोन प्रोटीन बनता है जी, ज़रा एक सेकंड रुको, ज़रा भी आता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड रुको. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अगर ड्यूरिंग, हिस्टोन प्रोटीन कब होता है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है? चलो जी, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है? दैट्स अ गुड 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 क्वेश्चन. मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछोगे तो हिस्टोन प्रोटीन पहली बात तो आता कहाँ है? पहली बात तो ये सोचो, हिस्टोन प्रोटीन आएगा आपका डीएनए के अंदर. याद है क्या आपको हिस्टोन ऑक्टामर बनता है? हिस्टोन ऑक्टामर याद है क्या? एक बड़ी सी बॉल टाइप की होती है ना, इसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है. इसके अराउंड आपका डीएनए रैप्ड अप होता है. इसके अराउंड आपका डीएनए रैप्ड अप होता है. ठीक है, अब क्या करूँ मैं इस इन्फॉर्मेशन का? तो याद करो डीएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है यार? डीएनए सिंथेसाइज एस फेज में होता है. हाँ हाँ हाँ, गुड. तो एस फेज में ये भी होता होगा, एस फेज. सी, दिल में मेरे है दर्द डिस्को. चलो भाई, सही है. करना किसी को फिर से अटैम्प्ट? अरे मैं जहाँ जब टाइमर ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरे को वापस पिछले क्वेश्चन में जाना पड़ता है, नहीं तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा. लास्ट में लिखा आ जाएगा जी आपने तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए हैं, 1 घंटा हो गया, सॉरी आपने 10 क्वेश्चन किए हैं. तो मेथियोनिन होता है CH2 SCH3 है. हाँ ठीक है, ये होता है CH2 C6H5. अच्छा हो. हाँ देखो, ये वीडियो एक्सट्रैक्ट हो गई होगी अभी तक. तो आज 2 वीडियो आ रही है भाई. आई एम प्रीटी एक्साइटेड, बट पता है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता. आई सही कि हाँ ठीक है भाई, कहने की बात होती है कि हाँ ठीक है, अपना वो अपनी मोटिवेशन किसी और चीज़ के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, बट होता है ना, बुरा तो लगता ही है अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो. मुझे तो लगता है, आई ऑनेस्टली मुझे बुरा लगता है. हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका सेपल वगैरह पेटल वो इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रिकेट बोलते हैं. और उसमें क्या क्या दिक्कत होती है? उसमें दिक्कत होवे है, 2 दिक्कतें होती हैं उसमें. क्या क्या दिक्कत होती हैं उनमें? क्या क्या दिक्कत? हाँ सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और चलने लगा था. अब आई अपोलोजाइज. एज एन डैश एंड डैश, एज एन डैश एंड डैश, एज एन डैश एंड डैश, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज इन कैसियन गुलमोहर, वो उसको कहते हैं ऐसी एस्टाइवेशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट. हाँ, थोड़ा आने दो मेरे को वापस अपने फॉर्म में. 309 और सेराइन में आप अमीनो एसिड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है. 309 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आपका बैकबोन, और ये आपका CH2, और फिर ये आपका नहीं सॉरी CH होता है, यहाँ OH होता है, और एक जगह CH3 होता है. और सेरीन क्या होता है? सेरीन होता है CH2SH. हाँ नहीं सॉरी CH2OH होता है. सिस्टीन होता है CH2SH. हाँ, आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं भाई. यार यहाँ तो CHNH2, मैं क्या बोला था, अमीनो बैकबोन लेके चल रहा हूँ मैं, और वो बार बार यूज़ करूँगा मैं. पूरा का पूरा वापस थोड़ी बनाऊँगा यार, कितनी बार बना पाऊँगा मैं एक ही चीज़ को. हिस्टोन प्रोसेस होता है एस फेज में. ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया था. ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, लूसिन बनाओ. ग्लाइसिन में आप ये सारे के सारे भी अमीनो एसिड ही हैं. ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में एक खास बात है, बताओ क्या है? मैं आपको समय देता हूँ. ग्लाइसिन में एक खास बात है, बताओ क्या, जो कि और किसी भी अमीनो एसिड में नहीं है. याद आया कुछ? मतलब ये याद वाली बात है. मतलब अगर कोई लॉजिकली निकालने बैठे, पहले तो ग्लाइसिन पूरा बना लो. या वैसे लॉजिकली डिराइव करना तो मुश्किल ही है, बट कर सकते हो तो करो.
ये शायद वेलिन है। वेलिन और आइसोल्यूसिन मुझे कभी याद नहीं हुआ, झूठ क्यों बोलना भाई, मुझे कभी याद नहीं होता ये सब। सॉरी मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 होना चाहिए अगर होगा भी तो। वेलिन और लूसिन का मैं आइसोल्यूसिन का लूसिन का श्योर नहीं हूँ, बाकी दोनों का श्योर हूँ मैं। CH CH ये सही है। CH फिर CH3 CH3 फिर CH2 CH CH3 CH2 CH, हाँ ठीक है, क्या बात है भाई, सब कुछ सही है, ठीक है बढ़िया। ग्लाइसिन में ये खास बात है कि ग्लाइसिन ही सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखो उसमें 2 हाइड्रोजन है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है भाई। यार ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव उन्हें कहा जाता है, डेफिनेशन में छोड़ो बस उन्हें कहा जाता है जिनके चारों के चारों बॉन्ड पेयर जो होंगे, बॉन्ड पेयर चारों के चारों जो वैलेंसीज भर रखे होंगे वो अलग अलग चीज़ों से भर रखे होंगे कार्बन में, ठीक। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन डैश डैश एंड डैश, इट इज़ कॉल्ड डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अब ओवरलैपिंग तो हो रही है अपेंडेज से इनका मतलब पेटल है, सेपल या पेटल, ओवरलैप तो हो रही है और अच्छे से ओवरलैप हो रही है। जैसे कि एक ऐसा बना दिया और ये ओवरलैप करेगा इसे और ये ओवरलैप करेगा इसे, एक पर्टिकुलर पैटर्न है और ये ओवरलैप करेगा इसे, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है ना। देखो ये चीज़ पहला जो द फर्स्ट वन इज गेटिंग इज ओवरलैपिंग द सेकेंड वन, और सेकेंड वन ओवरलैप कर रही है थर्ड को और थर्ड कर रही है फोर्थ को। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इससे क्या पता चलता है कि भूल गया इससे क्या पता चलता है, मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा। इससे क्या पता चलता है कि एक सेकेंड यार, मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉलो हो रही है, 1 2 3 उसके बाद 4। अब इसके एग्जांपल पूछे हैं बस यहाँ पे, लेडी फिंगर, सनफ्लावर, ऊपर वाले क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट, ऐसे ऐसे बोलते क्या, इसे ट्विस्टेड बोलते हैं। सॉरी उसमें क्या था मैं भूल गया यार। लेडी फिंगर है, कॉटन मे बी, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ट्विस्टेड बोलते हैं। मैंने ट्विस्टेड बोला था क्या? आई गेस मैंने ट्विस्टेड बोला था। अब क्योंकि मुश्किल था तो मैं इसे हार्ड कर देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड पेयर ऑफ पाइसम सतीवम? देखो प्रिंसिपल, ये नया क्वेश्चन है पता, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको याद है ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स मिलाई थी, ठीक। अब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो कर दिया उन्होंने, 7 ट्रेट लिए थे पढ़ने के लिए। अब क्या एक्सपेरिमेंट था अगर नहीं भी याद आपको, बस इतना तो याद होगा कि एक्सपेरिमेंट ले रहे हो तो कुछ ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व क्या करोगे भैया? ट्रेट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ याद करने वाली है। अभी तक सब कुछ लॉजिकली डिराइव हो सकता था, मतलब लॉजिकली नहीं, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए था। ट्रेट, अब उस ट्रेट में डोमिनेंट और रिसेसिव 2 एलील थे 2 टाइप के होते हैं। एक्सियल टर्मिनल, क्या एक्सियल डोमिनेंट होता है और टर्मिनल वो होता है फ्लावर पोजीशन, मतलब एक टहनी पे अगर यहाँ पर है तो एक्सियल, मतलब स्टेम मान लो, स्टेम के पास है तो एक्सियल, बिल्कुल अंत में है तो टर्मिनल। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। एक्सियल जो होता है आपका डोमिनेंट होता है और टर्मिनल आपका रिसेसिव होता है। टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है। येलो पॉड कलर, येलो पॉड कलर क्या डोमिनेंट होता है? हाँ मेरे हिसाब से हाँ, येलो पॉड कलर। पॉड और सीड कलर ना दोनों अपोजिट होता है, तो अगर येलो डोमिनेंट है तो आपका उस सीड में ग्रीन डोमिनेंट होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे, चलिए ये बताता हूँ। राउंड विंकल, हाँ ठीक है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नीचे वाले सारे सही हैं। यहाँ पे आओगे अगर आप तो आप देखोगे येलो, नहीं एक सेकंड रुको, हाँ नहीं ये सही है, ये सही है, सॉरी। येलो आपका जो सीड से मतलब जो आप पीस खाते हो वो येलो डोमिनेंट है। भाई नहीं यार, मैंने तो ज़्यादातर वही देखी है, ग्रीन देखी है, नहीं ग्रीन देखिए उससे मतलब नहीं है, ग्रीन खाते हो भले आप। येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन सीड कलर उसका, और ग्रीन उसका रिसेसिव होता है। यहाँ पे उल्टा होगा, ग्रीन यहाँ पे पॉड कलर ग्रीन ज़्यादा देखा जाएगा और येलो कम देखा जाएगा। बी आंसर, बी गलत है, ठीक है, तो आंसर बी है। मतलब हमें गलत ही ढूंढना था, क्योंकि आई होप आपको समझ में आया हो क्या हुआ अभी।
आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। इसमें से मुझे ग्लूटामिक एसिड याद है ना, आइसोल्यूसिन याद है, आर्जिनिन भी नहीं, और ग्लूटामिक एसिड था ऐसे CH2 COOH। CH2 COOH, ग्लूटामिक एसिड, आइसोल्यूसिन। यार लाइसोलेसिन भूल ही गया यार मैं। एक अमीनो ग्रुप आपका, एक अमीनो ग्रुप आपका, फिर मैं भूल गया, आई डोंट नो। CH3 CH2 CH3 3 टाइम्स CH2 NH NH2। चलो अब ये क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं था, इसे मैं अगेन कर देता हूँ। अब अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं तो ये 5वीं बार कर रहा हूँ मैं ये सेम क्वेश्चन, लेकिन चलो अच्छा है, पिछले के कुछ याद थे मेरे को। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज। एनाफेज याद करो कहाँ था, अगर आपको याद है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। ये सब कहाँ आते हैं, ये सब मायोसिस 1 में आते हैं, मायोसिस 1 में आते हैं ये। एनाफेज आता तो खैर माइटोसिस में भी है, माइटोसिस में भी आता है, रुको माइटोसिस में भी आता है, माइटोसिस मायोसिस दोनों में आता है। बेसिकली एनाफेज में क्या होता है ना, आपके क्रोमोसोम ऐसे खींच रहे होते हैं, ऐसे इस साइड को आपके क्रोमोसोम खींच रहे होते हैं। कौन खींचता है, स्पिंडल फाइबर के थ्रू काइनेटो, मतलब कौन खींचता है, सही बात है, खींचता है बस, कोई ना कोई तो खींचता ही है। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन सेंट्रियोल, काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर। हाँ, स्पिंडल फाइबर के थ्रू और काइनेटोकोर, ये जो चीज़ है जिससे चिपका है स्पिंडल फाइबर वो है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए आंसर। हाँ देख लो, सिस्टर क्रोमेटिड्स, काइनेटोकोर। अब ये पता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं सिस्टर क्रोमेटिड में कभी कभी कंफ्यूज जाता हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में। विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको आंवला में मिल जाएगा, आपको सिट्रिक फ्रूट्स में तो मिलता ही मिलता है, और कहाँ मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है क्या, आई डोंट थिंक सो। खैर जो भी है, आंवला में मिल जाएगा आपको, सिट्रस फ्रूट और ये सब। ये बताओ, मुझे ये याद है, तो जो चीज़ें याद है उनका मैं वो नहीं बनाता। ये बताओ कि रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, बड़ों में क्या होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आंवला, सिट्रस फ्रूट, मैंने बता ही दिया था ये सब। आगे बढ़ता है, चलो। पाल्मिटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, पहले बात तो ये समझ लो सिंपल लीफ क्या होती है। सिंपल लीफ होगी, ठीक है, ये देखो सिंपल लीफ। अगर ऐसा है कि मैं इसको डिवाइड एंड रूल कर लूँ, ठीक है, इस लीफ को खचाक 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 फ्रूट निंजा खेल लूँ इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पीसेस बन जाएंगे इसके। इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लीफलेट्स। अब ये लीफलेट है, ये हो गई अब कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ से वो कंपाउंड लीफ हो गई। जब ये सारी के अभी तो देखो लाइन से लग रखी हैं लीफलेट, जब ये सारी की सारी लीफलेट एक जगह ऊपर की साइड होंगी तो इन्हें आप क्या बोलोगे, अब ये हो जाएगी, इसे कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। ये होता है पिनेटली, ये होता है पाल्मेटली, जैसे आपके पाम के ऊपर, जैसे आपकी पाम डाल दिया आपने सबसे ऊपर, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। एट द टिप ऑफ द डैश, ये क्या है, अब ये देखो वो नहीं रहा, ये एक्सियल ब्रांच नहीं रही, अभी एक्चुअली पेटियोल, पेटियोल याद है आपको, सिंपल लीफ में ये पार्ट पेटियोल होता है, तो इसी के ऊपर, मतलब ये मिड रिब होती है ना, यूजुअली मिड रिब कहते हैं, ऐसे मिड रिब नहीं होती है यहाँ पे, मैंने गलती कर दी थी पिछली बार। ये सिर्फ और सिर्फ पेटियोल रहता है, पेटियोल रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ पेटियोल रह जाता है। एज इन डैश, एज इन किसका एग्जांपल दूं मैं आपको, एज इन डैश मेरे को याद ही नहीं आ रहा कोई। एज इन सिल्क कॉटन। देखो 1.5 मिनट के अंदर पहली बार क्वेश्चन सही किया मैंने, तो आई विल एंजॉय, और मैं इसे 10 दिन बाद करूँगा। चलो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन डैश एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव डैश। दिस रिएक्शन कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। मुझे कुछ दिखाना था आप लोगों को, अच्छा मैं भूल गया जी, सॉरी आ जाओ आ गया, मैं वापस आ गया।
50-60 मिनट और खींच लेते हैं इस वीडियो को कैसे तैसे। चलो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म अ डैश एंड एड्स अ डैश मॉलिक्यूल। देखो, हाइड्रोक्सिलामीन से ग्लूकोज रिएक्ट करता है, ठीक है। पहली बात तो ग्लूकोज का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना दो हाइड्रोक्सिलामीन से अगर रिएक्ट करवाना है तो। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज दिखता कैसा है। तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चक्कर अगर बनाने जाओगे, स्ट्रक्चर सॉरी, तो वो रुक जाओ, कुछ ऐसा दिखता है। वो भूल जा भाई, अभी कैमरा आने भाई, मत गा गाना। हाइड्रोक्सिल अमीन, मेरे हिसाब से हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, NH2OH होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सॉरी यार, मैं फिर से जोन आउट कर गया था। टू फॉर्म अ डैश, टू फॉर्म एन डैश एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव डैश। दो रिएक्शन दे रखे हैं, बताओ भैया। एक रिएक्शन में हम ये मिला रहे हैं इसके साथ, एक रिएक्शन में HCN डाल रहे हैं और एक रिएक्शन में NH2OH डाल रहे हैं। तो जब आप NH2OH डालोगे तो क्या बनेगा, और जब ये NH2 और HCN डालोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। मेरे हिसाब से पहले बन जाता है, तब ऐसा है कि ठीक है, पहली चीज़ बनेगी। आपको जो जो कराना है एल्डिहाइड से होगा, इतना ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों ना एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए आप एक्सपेरिमेंट करवाते हो, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा मेरे हिसाब से, ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH, और फिर नीचे का पूरा जो स्ट्रक्चर सेम था ये होता पहले कार्बन से। और जहाँ तक बात ये आती है, रुक जाओ मुझे देखने दो, C डबल बॉन्ड OH प्लस HCN। अरे भाई साहब, मेरे हिसाब से ये OH हो जाता है और यहाँ पे CN जुड़ जाता है ना, तो ये COH HCN और नीचे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम। इसे क्या बोलते हैं? इसे शायद इसे तो शायद हाइड्रोक्सिल, इसे ऑक्साइम होता है ये तो ऑक्साइम बोलते हैं इसे ओवरऑल। इस पूरे ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्साइम बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ऑक्साइम बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, इन्हें मुझे नहीं याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन, हाँ ये हो गया ऑक्साइम। आपका रिएक्शन दे रखा है क्या? CH डबल बॉन्ड NOH, जो कि बिल्कुल मैच करता भाई साहब, और CHO CNOH, CN और OH। चलो आगे बढ़े, चलो मूविंग ऑन। आइसोल्यूसिन बताओ, अर्जिनिन बताओ। अर्जिनिन बता दिया था, आइसोल्यूसिन में दिक्कत आती है मेरे को। ये आपका अमीनो हो गया। ठीक है, ये हो गया CH, ये हो गया CH3 CH, नहीं वेट, ऐसा नहीं होता। सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, मेरा दिमाग बिल्कुल ही लेजिट कहीं और चल रहा है बिल्कुल। बताओ, अमीनो के साथ एक चीज़ जोड़ती है, मैंने दो चीज़ जोड़ दी वहाँ अमीनो बैकबोन के साथ। आई गेस CH होता है, यहाँ CH3 होता है और यहाँ CH2 CH3 होता है।
ये नहीं हुआ तो आई डोंट नो क्या होगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आर्जिनिन का बताओ, मुझे लाइसिन का याद है। लाइसिन का होता है जी अमीनो ग्रुप ले लो, CH2 4 टाइम्स, होल्ड अप। हाँ CH2 4 टाइम्स, या तो OH होगा या तो CH3 होगा। लेट्स गो विथ CH3। ये हो गया अर्जिनी, ये हो गया लाइसिन, आइसोलूसिन बना दिया मैंने, लाइसिन बना दिया, ग्लूटामिक एसिड। अरे कुछ एम्बैरेसिंग तो नहीं है ना? नहीं कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है। 3 आवर 33 मिनट्स, ओ नो 3 आवर 30 मिनट्स हो गए भाई इसी चीज़ पे पड़े हुए। यस, आज की वीडियो देखो, लगभग 3:30 बजे पहली वीडियो शूट हो रही थी। नहीं 3:30 तो नहीं, 5 बजे के आसपास पहली वीडियो शूट हो रही थी। What the hell are you talking about? CH2 भाई सॉरी, मेरा अफ्रीकन अब अकेला हूँ ना मैं, अकेला हूँ तो लोग थोड़ा फ्री से नहीं हो जाते, कंफर्टेबल से नहीं हो जाते, तो ऐसे ही लोग उल्टी सीधी, ऐसी अलग सर भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते थे। ये याद ही नहीं आ रहा मेरे को स्ट्रक्चर, मेरे को स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा। शायद CH2, शायद O, शायद डबल बॉन्ड NH2, और शायद यहाँ भी CH3 लगा रहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। और ये CH2 शायद 2 बार आता है या 3 बार आता है, शायद ऐसा कुछ हो। CH2 3 C के साथ NH2 जुड़ा है, डबल बॉन्ड NH भी जुड़ा है। यहाँ गलत है, बस ये NH हो जाएगा एक्चुअली में, यहाँ CH3 नहीं है। हाँ सही बात है, ठीक है, ऑलमोस्ट सही था, तो एक दिन बात करेंगे ऐसे। नीचे वाला सही है, आइसोलूसिन सही है, ग्लूटामिक एसिड तो पिछली बार सही था ही। अब ये थोड़ा ना सस क्वेश्चन है, ऊपर वाली चीज़ इग्नोर कर दो। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज इन प्रोफेज ऑफ मायोसिस। याद है क्या आपको? एक लड़कियों में एक फेज़, एक्चुअली अच्छा इसलिए लिखा है, योर गर्ल कैन आंसर दिस। लड़कियों में एक फेज़ होता है जो मतलब उनकी एम्ब्रायोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, और जब तक उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती तब तक वो स्टेज सस्पेंडेड रहता है, यानी कि जब तक उनका शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, मेनार्क बोलते हैं स्टार्टिंग को, जो भी बोलते हैं, तब तक वो टिका रहता है, तो वो डिप्लोटीन स्टेज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक खींचता है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक के लिए डिप्लोटीन खींचता रहता है। हाँ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तब डिप्लोटीन के आगे बढ़ता है। भाई साहब, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब देखो, मुझे ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बस मैंने याद कर रखी हैं, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर याद कर रखा है कि मैंने पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियन नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं जो आपके सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स से रिलेटेड। अभी याद करने वाली चीज़ है मैंने, अब मुझे नहीं पता है मेरे को। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, एलोसोम और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम तो पता है मेरे को, बट ना मुझे ए पता था ना मुझे डी, अभी भी नहीं पता। टैप रूट्स ऑफ डैश एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ डैश। देखो, आपको पता है रूट एक ऑर्गन है उसमें, प्लांट्स में, और वो मॉडिफाई भी होता है भाई। रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, इतनी सारी मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते तो हैं भाई, बात तो सही है, जेन्युइन। तो रूट मॉडिफिकेशन, जब टैप रूट मॉडिफाई होती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टैप रूट क्या है। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ टैप रूट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो झेलो उसे। क्यों नहीं बता सकता भाई, तेरा काम तो यही है, क्योंकि टैप रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अभी मैं बता दूंगा तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। फिर आप बाद में जब एक्चुअली में टैप रूट पे जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि टैप रूट आपको आता था या नहीं आता था, समझ रहे हो ना। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। बड़े आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया हो, इजी पढ़ते हैं। प्लांट है, उस पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं आपको इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज 1 में 2n = 50। अब ये मानो ना मानो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिक्कत देता है, ये पहले देता था, अब तो फिर भी ठीक ठाक ही है। उसके देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विजिबल विल बी,
द नंबर ऑफ क्रोमोजोम विजिबल विल बी, मतलब 50 हैं तो 50 ही तो दिखेंगे। अच्छा बाय द वे एन और 2n में क्या फ़र्क होता है पता है आपको? एन और 2n, एन जो है, एन और 2n ये जो मल्टीप्लिसिटी है, एन बेसिकली अमाउंट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट करता है, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्रोमोजोम एन, मतलब एन एक क्रोमोजोम है, ठीक है, एक क्रोमोजोम है, तो वो एन भी हो सकता है, उसके में हो सकता है कि भैया ऐसा दिखता हुआ, और वो 2n भी हो सकता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स भी है कि नहीं है, ये बताओ? हो सकता है कि उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हो, देखो, जेन्युइन बात है, जेन्युइन। अब क्या करें? अब क्या करें? मैं तो भूल ही गया यार, मैं दिमाग जोन आउट कर जाता हूँ। मैं जब मुझे जोन आउट करता हूँ ना, मुझे पता चल गया कि हाँ ठीक है अब मैं लिमिट पहुँच चुका हूँ। लेकिन अभी आधा घंटा तो और है, पढ़ सकता हूँ आधा घंटा और। चलो हाँ, तो अगर 2n50 हैं तो यानी कि आपके जो मेटाफेज़ 1 पे है ना, मेटाफेज़ 1 पे, हाँ, तो ये लाइन से ऐसे 50 क्रोमोजोम पड़े हुए होंगे, तो 50 क्रोमोजोम पड़े हुए हैं तो 50 ही दिखेंगे, 50 होना चाहिए आंसर, उसमें क्या है, 50 है आंसर। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से गलत इसलिए हुआ था क्योंकि मैं उस समय n और 2n में मतलब नहीं समझता था एक्चुअली में उसका क्या मतलब है। लैक्टोज, बताओ किस चीज़ से बना लैक्टोज? लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं लोग, तो भैया क्या क्या वो नहीं सह कर सकते, क्या क्या वो नहीं सह सकते, बताओ। दो स्ट्रक्चर होते हैं जो लैक्टोज मिलके बनाते हैं। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, पता है आपको? लैक्टो डाइसैकेराइड पता है आपको? देखो लैक्टोज आता है, देखो कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट में आता है, लैक्टोट आता है वैसे कार्बोहाइड्रेट में, और डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, जिसका मैं डाई वर्ड पे ध्यान दूंगा। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डाई मतलब ये दो कंपाउंड से बना है, मतलब दो अलग अलग, हाँ कंपाउंड ही कह लो, दो अलग अलग कंपाउंड एक चेन बनाते हैं, सॉरी एक लिंक बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, सॉरी, और वो एक यूनिट मिलके 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 बहुत सारी मिलके मिल्क बनाती है। भाई मत मारा कर ऐसे जोक भाई, प्लीज़ पन मारना बंद कर दे। एक तो ऐसी फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं ज़िंदगी से, और तू आके फालतू बक जोक मारता रहता है। ठीक है भाई, ओके। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, शायद बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलके ये बनाते हैं लैक्टोज। एक बारी मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? कलर चेंज करते हैं थोड़ा। हाउ अबाउट सम वाइट कलर है, वाइट कलर काफ़ी टाइम से हम लोगों ने यूज़ नहीं किया ना। व्हाट सम शेप, में कलर भर सकते हैं इसमें? ब्लैक, ओपेसिटी, थिकनेस, अरे भाई साहब आई डोंट नो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कलर कैसे भरूँ मैं। नहीं, मैं सोच रहा था ब्लैक कलर यूज़ करूँ इसके ऊपर। अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है, वॉट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, एक तो आपका बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज। पहले मैं ग्लूकोज बना लेता हूँ क्योंकि ग्लूकोज लोगों को याद रहता है, और याद रखना पहले बीटा डी गैलेक्टोज और बाद में बीटा डी ग्लूकोज बनाना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो जी, पहले तो फिर बात मान लेते हैं, और पहले बनाते हैं हम लोग बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और इसकी हावत प्रोजेक्शन। अब देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, देख लो तो बेटर है, वरना मैं बताता हूँ। हावत प्रोजेक्शन होती है ना, प्रोजेक्शन पता है ना, प्रोजेक्शन किसी चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करना किसी फॉर्म में, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। ये पहला कार्बन हो गया आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये चलो मैं बना ही देता हूँ, कहीं यहाँ से लगेगा इंटरसेक्शन दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे
इंटरसेक्शन है ग्लूकोज, ठीक है। आई होप सबको याद हो ग्लूकोज कैसे बनता है, यार नहीं भी याद है तो एक आप 6 रिंग बनाओगे, 6 मेंबर रिंग बनाओगे, 6 कार्बन की रिंग मत बना देना, 6 मेंबर की रिंग बनाना है, उसमें एक कार्बन होता है, ठीक। चलो आप कलर चेंज करते हैं, तो इसके साथ ग्रीन, क्या कहते हो, ग्रीन यूज़ करते हैं थोड़ा, कैमो। जब भी कहीं बीटा हो ना, आप पहले तो इसे याद कर लो, लेकिन एक चीज़ मतलब हिंट, मतलब क्रच क्या मतलब, बीटा का मतलब यही होता है, कन्फिग्रेशन रूल याद कर लो, ये रूल, हाँ। बीटा का मतलब ये है कि आपके कार्बन पर जो OH लगता है वो ऊपर है, अल्कोहल आपके ऊपर है, इसलिए आप बीटा में लो, OH आपके ऊपर है और H नीचे। ये पहला कार्बन है आपका, नंबरिंग करते रहना। दूसरे कार्बन पे OH हमेशा नीचे, H ऊपर। तीसरे कार्बन पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, OH ऊपर H नीचे, तीसरा कार्बन। चौथे कार्बन पे OH नीचे और H ऊपर, और पांचवें कार्बन पे CH2OH ऊपर और H नीचे। ये बन गया आपका, ये चौथा कार्बन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चौथे कार्बन पे ध्यान देते रहना। ये आपका मैंने बना दिया बीटा डी ग्लूकोज। OH और H की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हो, मैं खुद कंफ्यूज होता रहता हूँ। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज देखना ध्यान से, यार रुक जाओ, कोई कलर ही चूज़ करता हूँ। ब्लैक इज़ नाइस एंड ऑल, बट मतलब होता है ना कुछ, राव साहब बिल्कुल ब्राइट ग्रीन सा, ठीक है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, अब ये बन रहा है, बढ़िया कलर है यार, अच्छा लग रहा। अरे भाई साहब मस्त है। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका बीटा डी गैलेक्टोज बना रहा हूँ। अब एक चढ़ी मतलब बढ़िया सी बात याद कर लो, बीटा डी ग्लूकोज अगर याद कर लिया तुमने तो बीटा डी गैलेक्टोज भी याद कर लोगे। आसान है, काफ़ी आसान है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पर भी रुक जाओ, रिंग कार्बन पोजीशन अलग अलग उससे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी बीटा है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, इतना याद रखना कि बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं, नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसे यूज़ करते हैं। दूसरे वाले का भी सेम, तीसरे वाले पर भी सेम। देखो अभी तक सब कुछ सेम बन रहा है, सब कुछ, ये पूरा का पूरा रिंग सब कुछ सेम बन रहा है। बस दिक्कत आती है यानी कि अड़चन आती है, अड़चन तो नहीं कहूँगा मैं, नई चीज़ देखने को मिलेगी चौथे कार्बन पे। अच्छा याद है क्या, अगर देखते हैं कितना ध्यान दे रहे थे पिछले, अभी ग्लूकोज में चौथे कार्बन पर आपका OH ऊपर था कि नीचे था, यार ऊपर था, नहीं नीचे था, ऊपर आएगा यहाँ पे आपका OH ऊपर आएगा, और फिर CH2 OH और H। फिर आप यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाओगे, किसके बीच में, गैलेक्टोज के 1 कार्बन और ग्लूकोज के 4 कार्बन पे। अब क्या करें सोचन दो भाई, मुझे सोचन दो। यार मेरा दिमाग कहीं और चलने लगता है, बीच बीच में जोन आउट कर जाता हूँ। खैर, आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाओगे तो ऐसे बनाना यहाँ से ना पानी निकाल दो, तो OH यहाँ से निकाल लेते हैं, H यहाँ से निकाल लेते हैं, और O यहाँ पे बीच में रख दो और ऐसे बॉन्ड खींच दो। तो O बीच में रख रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ, ध्यान देना। O मैंने बीच में रखा और ये एक बॉन्ड बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। चलो ये तो आपने मैंने गैलेक्टोज बना दिया, सॉरी ये लैक्टोज है, पता है, एक लैक्टोज बना है। अभी आगे चल के बॉन्डिंग होते बॉन्डिंग बनेगी, मतलब लैक्टोज बन जाएगा। फिर ये एक यूनिट है लैक्टोज का, ध्यान देना, ठीक है, 2 यूनिट नहीं है, एक ही यूनिट है। रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, देखो जैसा होता है ना, जब आप पानी में डालोगे इसे दोनों को मिक्स करके जब पानी में डालते हो ना, तो यहाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है।
क्या आपको ये बात पता है कि रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब आपको पता है रिडक्शन इज़ गेन। रिडक्शन इज़ गेन याद है यार हम लोगों को, या चलो ये तो याद होगा, ऑक्सीडेशन में आप ओ डालते हो और रिडक्शन में ओ निकालते हो या एच डालते हो, या इस वाले से भी कर सकते हो अगर आपको ये याद है, या आपको ये याद है कि हाँ हाइड्रोजन आता है तो वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन तो कैरी करता ही है शायद एक, खैर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। रिडक्शन मतलब एच जुड़ जाना आपसे, अगर एच जुड़ गया तो रिडक्शन हो गया आपका। वो एच खींचता है CHO और कीटोन ग्रुप, ये दो ऐसी हैं जिनकी औकात है हाइड्रोजन अपने ऊपर लेने की। अब दिक्कत क्या आती है ना, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज कहीं दिख रहा है क्या एल्डिहाइड? नहीं यार, एल्डिहाइड तो नहीं दिख रहा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में होता भी नहीं है। लेकिन लैक्टोज में ग्लूकोज जब आप इसे डालोगे ना पानी में, तो यहाँ पे इसके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि एल्डिहाइड बना ले, ये एच लूज करके यहाँ पे एक एल्डिहाइड बना ले, इस पर एबिलिटी रहती है वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग है जी, और जो कि मतलब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ना ही गैलेक्टोज रिड्यूसिंग है और ना ही ग्लूकोज। वेयर कैन वी प्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आओ देखते हैं अब। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, चेक कर लेना, पोजिशनिंग वगैरह चेक कर लेना, मुझे लगता नहीं है कुछ गलत होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इजी मनी ब्रदर, इजी मनी। कितने क्वेश्चन रह रहे हैं अभी? तो रह रहे होंगे अच्छे खासे। चलो कोई नहीं, करो भाई, करो। बताओ, डायडेल्फस याद है? याद करने की कोशिश करो, डायडेल्फस क्या होता है यार? डायडेल्फस, मोनोडेल्फस पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मोनोडेल्फस का एग्जांपल चाइना रोज़ भी देखा था हमने, जो मैंने सिट्रस बोल दिया था गलती से, इसी वीडियो की बात है वो। अच्छा हाँ, मैं पिछली वीडियो में आपको पॉज ही इसलिए किया था, पिछली वीडियो कटी इसलिए थी, मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। पता नहीं आप लोगों को दिखाई या नहीं दिखाई, दिखाई दी तो सॉरी, वरना फिर से देख लो। नहीं, तुम तो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, वैसे शक्ल से इतने पढ़े लिखे लगते नहीं हो। तुम पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हो, फिर भी हर बार फेल हो जाते हो, है ना? अब तक पास नहीं हुए तो अब कैसे हो जाओगे? अगर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, क्योंकि आज हो गई ना 3 वीडियो शूट हो गई आज, मतलब 3 टाइप की वीडियो शूट हो गई। तो 1 2 3, ये तो सिर्फ बायो की है। अभी एक फिज़िक्स की अपलोड हुई होगी, एक फ़िज़िक्स की, ये देखो ये अपलोड हो गई क्या? अभी देखो प्रोसेसिंग में चल रही है। 4K में अपलोड करता हूँ ना मैं। भाई का टोरा है भाई का 4K में। चलो देखते हैं। हाँ जी, माइक पे लाइट टप पे बोलना, बहुत कुछ तो बोल दी। डायडेल्फस क्या होता है? डायडेल्फस होता है जब दो आपके स्टेमन जो हैं बिल्कुल आसपास चिपक के रहें, वो डायडेल्फस है। लिटरली चिपके हुए होंगे। डायडेल्फस देखने को मिलेगा दो गोटे पी में दिखने को मिलेगा, पी से आता है पी। और पॉलीडेल्फस देखने को मिलता है सिट्रस में। मैंने गलती से मोनोडेल्फस में बोल दिया था, ये सिट्रस में। देयर मे बी वेरिएशन। अब देखो क्या होता है ना, आपको स्टेमन के पार्ट पता है, ये एंथर और ये फिलामेंट कई बार छोटा बड़ा भी हो जाता है, छोटा बड़ा डाल्टन्स वाला छोटा बड़ा भी हो जाता है। तो ये छोटाई बड़ाई होती है 2 जगह। बताओ उन दोनों के एग्जांपल, ट्राई करो खुद। NCERT है ये सब कुछ, कहीं और बाहर से नहीं है, सब कुछ NCERT है। वो 2 एग्जांपल है, साल्विया और मस्टर्ड। अब क्योंकि ये सब कुछ सही था तो मैं इसे गुड कर देता हूँ। चलो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल दो भाई, अंडरग्राउंड स्टेम के, जो कि फूड स्टोर करता है। देखो कोलकेसिया ज़मीन कंद, पोटैटो और टर्मरिक। कोलकेसिया ज़मीन कंद, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर। छठा क्या हो सकता है? छठा याद नहीं आ रहा। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलकेसिया, तो 5 ही तो थे। अच्छा 5 ही बताने थे ना, देखो सारे के सारे याद थे मेरे को। मेरे लिए अच्छी बात है, गुड। अलील्स आर सिमिलर फॉर्म होते हैं। देखो अलील्स स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं एक ही जीन के। यार नहीं यार, टॉल और ड्रॉफ तो बिल्कुल अलग अलग जीन हो गए। नहीं, टॉल और ड्वार्फ एग्जांपल लेके सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही आया था और मैंने सिमिलर फॉर्म कर दिया था। नहीं, टॉल और ड्वार्फ स्लाइटली डिफरेंट तो नहीं, बहुत ज़्यादा वास्टली डिफरेंट है, बट वाइट और वायलेट मान लो,
स्लाइटली डिफरेंट मान के चलो, ऑल्दो मैं कहूँगा वर्डिंग थोड़ी स्लाइटली बेटर हो सकती थी यहाँ पे वर्डिंग, बट ठीक है कोई बात नहीं। डी ऑप्शन सही है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम जीन के। जीन होता है कोड करता है किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को। तो एक जीन ना आपको दो तरीके से कोड कर सकता है, मतलब एक जीन किसी चीज़ को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को दो तरीके से कोड कर सकता है। मैं मान रहा हूँ कि वो कैरेक्टर पूरा का पूरा एक ही जीन पे है, ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ मैं। तो उन दोनों ही कैरेक्टर को अलील बोलते हैं। ये दो कैरेक्टर हो गए अलील्स, समझ गए। कैरेक्टर टाइप एक है, कैरेक्टर दो हैं, टॉल कैरेक्टर और डॉर्फ कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप यानी कि हाइट कैरेक्टर टाइप एक ही है, उसके दो अलग अलग टाइप के या दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, उन्हें कहते हैं अलील। डी आंसर। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट चीज़ है। आप बस डी ये वाला पढ़ लो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट पढ़ लो, नीचे वाला पार्ट छोड़ो, ऊपर वाला पार्ट पढ़ लो, रीड कर लो अगर करना है तो। इसमें कुछ खास है नहीं, सही बताऊँ तो। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बिना फर्टिलाइजेशन के हो सकता है क्या, बताओ। ऐसा पॉसिबल है भी, ये बताओ तुम। हाँ जी है, पॉसिबल है भैया, नेचर है, कुछ भी होता रहता है, कभी भी कुछ भी चलता रहता है। तो हाँ, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। दो तरीके से हो जाते हैं वैसे तो, एपोमिक्सिस दो तरीके से हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका एग जो है, एग किससे बनता है यार, एग आपका गैमीट होता है, तो गैमीट है तो पक्का मायोसिस से ही बन रहा होगा। हाँ, लेकिन कई बार माइटोसिस से भी बन जाता है, बिना रिडक्शन डिवीजन के बन जाता है एग। और कई बार न्यूसेलस भी बन जाता है, न्यूसेलस से भी खैर वो छोड़ो, कैसे बनता है वो मतलब नहीं है, उसके ऊपर तो अलग क्वेश्चन है। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ सही है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन डायनेमिक मतलब क्या, हाँ स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिस्टल गिरा और एकदम पॉलन के, पिस्टल पता है ना आपको, सॉरी पॉलन गिरा और पिस्टल के अंदर, पिस्टल जो होता है फीमेल, मतलब पिस्टल जो होता है रास्ता ले जाता है ओवरी तक का, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। खैर ऐसा तो होता नहीं है कि भैया पिस्टल यहाँ छेद दे रखा है बढ़िया सा, पिस्टल आए हैं और पिस्टल गिर गए हैं इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता। पिस्टल आए हैं और यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, डायनामिक है ये सब। डायनामिक मतलब वहाँ फंक्शन वगैरह हो रहा है भैया, समझे, बूझे कि नहीं। चलो आगे बढ़ो। तो बोथ आर करेक्ट है, ये पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। वैसे पॉलीएम्ब्रॉयनी वैसे है तो इम्पोर्टेंट, बट भाई अब मेरा मन ही नहीं है तो क्या करें। चलो आगे बढ़े या चलो पढ़ ही लेते हैं। सीड्स इन जनरल आर, हाँ देखो कुछ कहीं होता है कि एस्टेरेसी और ग्रासिस में कई बार क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन की, जैसे एपोमिक्सिस बता दिया मैंने, और मैंने दो तरीके बता दिए उसके भी कि, अच्छा नहीं सॉरी, एपोमिक्सिस का एक तरीका था और न्यूसेलस वाला तरीका पॉलीएम्ब्रॉयनी होती है। पॉली मतलब मल्टीपल, एम्ब्रायोनी मतलब एम्ब्रायो का प्रेजेंस। हाँ तो बहुत सारे एम्ब्रे होंगे तो पॉलीएम्ब्रॉयनी हो जाएगी, बात ख़त्म। चलो छोड़ो, आओ यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑन द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट। जब सारे के सारे पार्ट जो होते हैं सेम लेवल पे होते हैं ना, तो जैसे कि गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, सारे के सारे अगर सेम लेवल पे हैं तो मैं कहता हूँ इन सबों को ये होते हैं शायद पेरीगाइनस होते हैं, पेरीगाइनस होते हैं। जब ये सारे के सारे सेम लेवल पे होते हैं कि कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। जैसे ये पौधा है, इसमें देखो ये सब चीज़ें छोटे लेवल पे हैं, पेटल वगैरह और स्टेमन वगैरह, और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका गाइनोशियम है, तो देखो सबसे ऊपर है वो। ये तो बहुत क्रूड ड्राइंग है बट आई होप आपने गाइनोशियम का ड्राइंग देख ली होगी। इसके एग्जांपल दो। याद नहीं आ रहा मेरे को, एक भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा। बॉटल गॉड वगैरह थे क्या? रोज़ पीच प्लम, हाँ हाफ इन्फीरियर, पेरीगाइनस। अब खैर ठीक है, मेरा आंसर तो सारे सही थे लेकिन मैं इसे हार्ड कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तुक्का ही मारा था। देखा था ना कि 3 एग्जांपल है, तुक्का कहूँगा मैं इसे। तो फ्लावरिंग प्लांट में मायोसिस कब प्लेस करती है? गैमीट फ्यूजन में। गैमीट फ्यूजन में क्या है भाई, गैमीट एक आया बन रखा है ऑलरेडी, एक आया इधर से एक आया इधर से, फ्यूजन हो गई, कोई मायोसिस नहीं हुई है, कुछ मायोसिस। सीड फॉर्मेशन में, सीड जब बनता है तब भी नहीं होती है। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, अब देखो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन एंथर है। पोलन ग्रेन कहाँ से बनता है सबसे पहले याद करो यार, पोलन ग्रेन मेल है तो कहीं ना कहीं किसी मेल पार्ट से बन रहा होगा। हाँ ठीक है, एंथर है। एंथर टेट्राहीड्रल होता है ना, टेट्राहीड्रल उसका वो होता है, मतलब 4 पार्ट होते हैं उसमें। यहाँ कहीं स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। जैसे जैसे बढ़ोगे स्पोरोजेनस टिश्यू में आपको यहाँ पे
पोलन मदर सेल बनने लगते हैं यहाँ पे, और फिर मैच्योर होके ये अपना अलग अलग चलने लगती है। फिर ये पोलन मदर सेल मायोसिस करेगी, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ मायोसिस करेगी और 4 वो बनाएगी, 4 पोलन ग्रेन बनाएगी। मेल गैमेट नहीं बनाती है, ध्यान रखना, पोलन ग्रेन बनेगा, और एक पोलन के अंदर एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसे कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, और ये होता है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं, इसका बढ़िया सा टर्म है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। खैर आंसर सी है। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में जाहिर सी बात है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि मायोसिस हो रही है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू से, स्पोरोजेनस टिश्यू से जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन मदर सेल जिसे पीएमसी कहते हो, लेकिन पीएमसी 2 हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। पोलन प्राइमरी मेगास्पोर सेल भी है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ये माइक्रोस्पोर वो है, सेल है। चलो आगे बढ़े, अभी यहाँ कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। Microsporogenous tissue or the generation of microbes from a microspore mother cell happen during a masses occur in microsporogametogenesis, the process by which each microspore grows into a pollen grain masses. यार मेरा दिमाग फिर कहीं और जा रहा है, धीरे धीरे वॉन्डर करने लग रहा है मेरा दिमाग। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ इज, हाँ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ, अर्थवॉर्म के ऊपर जो माउथ लगा रहता है उसका फर्स्ट, उस अर्थवॉर्म का फर्स्ट सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम। कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोस्टोमियम भी एक चीज़ होती है, वो माउथ के ऊपर ना एक चीज़ लगी होती है प्रोस्टोमियम, जो गड्ढे गड्ढे खोदने में मदद करती है अर्थवॉर्म के माउथ के ऊपर, लेकिन पहले सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ें। ये वाला बड़ा ही खतरनाक है, ये मैं बार बार गलत कर देता हूँ। पहले ये वाला करेंगे फिर मेन क्वेश्चन करेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, उसके नीचे मेन क्वेश्चन होता है। और देखो टाइम ख़त्म हो रहा है तो इसको करके निपटाते हैं, ठीक है। मेरे को जाना है अभी जिम ते शौकीन है भैया, जिम ते शौकीन है। मसल्स आर मेडअप ऑफ डैश, मसल्स किस चीज़ से मेडअप ऑफ होती है? मसल्स आर मेडअप ऑफ, एक्चुअली मसल मेडअप ऑफ होती है मसल फाइबर से, मसल बंडल से शायद है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फेसिकल्स। हाँ सॉरी, हाँ मसल बंडल से, मसल ब्लेस से नहीं, मसल्स आर नॉट मेड अप ऑफ मसल ब्लेस, नॉट जस्ट मसल ब्लेस, मसल बंडल से, जिन्हें कहते हैं फेसिकल्स, मतलब फेसिकल्स कहते हैं उन्हें। क्या प्रोटीन का क्या करोगे यार तुम लोगों को पता है? योएल रोमेरो, सब क्यूबन रेसलर, पहले जाके योएल रोमेरो को देखो, वो खैर वो आदमी तो है ही, मतलब बिल्कुल रेयर आदमी है, बिल्कुल ही रेयर आदमी है। वो बताता है, मैं उसकी खैर एग्जांपल दे भी नहीं रहा था, वो बताता है कि क्यूबा में वो लोग ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद एलिक्जर लेते हैं, और एलिक्जर लेते हैं कोट एंड कोट एलिक्जर लेते हैं, और वो एलिक्जर एक्चुअली पानी और चीनी होता है। मतलब सोचो इतनी नेशनल लेवल, अब पता नहीं नेशनल लेवल था कि नहीं था, वो क्या मतलब बहुत हाई लेवल रेसलर रेसलिंग कर रहे हैं, और मतलब रिकवरी के लिए मसल ब्लेज नहीं, वहाँ खैर मसल ब्लेज होगा भी नहीं, प्रोटीन वगैरह नहीं, क्योंकि मैं गरीबी है, प्रोटीन वगैरह नहीं लेते। बाकी खैर मेरे पे होता तो मैं तो ले ही लेता, मेरे पे अगर पैसा होता इतना तो, तब नहीं है तो मैं तो प्रोटीन वालों की बुराई करूँगा ना। तो समझ रहे हो ना बॉयस, समझ रहे हो ना बॉयस, समझ रहे हो होपफुली। हाँ तो मसल ब्लेज, हाँ तो फेसिकल हो गया आपका। हाँ तो और ये मसल बंडल जो है मसल फाइबर से बने होते हैं, मसल फाइबर से बने होते हैं, और ये मसल फाइबर खुद मायोफाइब्रिल से बने होते हैं। शायद ये क्रोनोलॉजी मेरी सही है मेरे हिसाब से। These are also called fascicle. These in turn are made up of muscle fibers. These final component is made up of myofibril. चलो, हर मसल मेड होती है सबसे बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल फाइबर से जो पैरेलली अरेंज होते हैं। सही बात है। मैं पता है कभी तुमने नोटिस किया मसल की और तार की अरेंजमेंट बहुत सिमिलर सी होती है। तार को ना बहुत अगर बिल्कुल जूम इन करके देखोगे तो कभी तार की अंदर की, जाहिर सी बात है रबड़ मत देखना, पीवीसी वाली कोटिंग हटा के देखो, अंदर की तार की अरेंजमेंट और मसल की अरेंजमेंट काफ़ी सिमिलर होती है। स्पेशली वो जो तार होती है ना जो सस्पेंशन वगैरह है, एक तो कंडक्शन वगैरह के लिए तार होती है, एक सस्पेंड करते हैं ना, मतलब कैसी तार है मान के चलो
ब्रिज वगैरह पे जो तारें लगी होती है मोटी मोटी सी, उनका स्ट्रक्चर और मसल फाइबर का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर सा लगता है मेरे को। खैर, दीज फाइबर और मसल फाइबर बनी होती है मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, इन दोनों से। तो बोथ बी एंड सी आंसर, ठीक है। चलो इजी है, हो गया तो इजी है, नहीं होता तो मुश्किल होता है। रुको एक सेकंड, से आगे करो। चलो भाई आता हूँ मैं, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। गिवन द फॉलोइंग डायग्राम शो विच टाइप ऑफ द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। तो जी देखो, ये है अपना क्लाइमेडोमिनस, जूस्पोर है क्लाइमेडोमिनस के, ये है अपना पेनिसिलियम और उसके शायद कोनिडिया होते हैं। ये आपका हाइड्रा है जिसके बर्ड होता है, और ये आपका स्पॉन्ज है जिसके जेम्यूल्स होते हैं। तो जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड, जेम्यूल्स, 3 आंसर इसका। जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स और जेम्यूल्स। ये मुझे भी याद नहीं हुआ था, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का है वैसे तो, इस वर्ड टू वर्ड। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, चलो बाय।